प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस रिवीजन सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी इस रिवीजन सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल के करंट अफेयर के साथ साथ यूपीएससी के सभी कोर सेक्शनों को, जो कि एग्जाम के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण है तथा जिन पर अक्सर पढ़ते समय आपकी निगाहें नहीं पहुंच पाती हैं या फिर गलती से या बाय मिस्टेक आप उसको अवॉइड कर देते हैं, वैसे सभी सेक्शंस को आपके सामने लाना ताकि एग्जाम हॉल में आप वैसे प्रश्नों का उत्तर जरूर करें जो कि आपको पास होने के लिए नितांत आवश्यक है। इस सीरीज में हमारा एक प्रयास यह भी है कि अगले 1-2 दिन में आने वाले जो टॉपिक होंगे उसमें हमारी भूमिका यह रहेगी कि हम लोगों का प्रयास रहेगा कि ये जो पूरे इकोनॉमिक सर्वे का जो क्लास था या इकोनॉमिक सर्वे से जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं वे सभी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बना करके और उसके साथ इकोनॉमिक सर्वे का भी हम आपका रिवीजन कराने वाले हैं। और उसके बाद साइंस टेक के सेक्शन को, क्योंकि ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो कि बच्चे साइंस टेक वाले में थोड़े फियर महसूस करते हैं और इकोनॉमिक सर्वे में वो उन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है, तो पूरी इकोनॉमिक सर्वे की रिवीजन करा देंगे हम लोग यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर के थ्रू। और साथ ही आपके साइंस टेक का भी अगले 2-3 दिनों में जल्दी ही हम पूरा रिवीजन कराने वाले हैं। हो सकता है कि इसमें आपको 3 या 4 क्लासेस इकोनॉमिक सर्वे में लगे और 3 या 4 या 5 क्लासेस साइंस एंड टेक में लगे, लेकिन यह सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है तो उसको मिस मत करिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से जो हम लोग तैयार कर रहे हैं और जो हमारी एक्सपर्टीज है उसके अनुसार अगर वहां से आपने पढ़ाई कर ली तो फिर शायद क्वेश्चन आपके पकड़ से बाहर नहीं होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि द्विपक्षीय बाजारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। अब ध्यान ये रखना है कि जब भी सही या गलत या फिर सही नहीं ऐसा पूछे, इसको जरूर भेज देना है। तो प्रश्न है कि द्विपक्षीय बाजारों के संदर्भ में। अब देखिए, ऐसे प्रश्न इकोनॉमी में यूपीएससी पूछता है जो कि इकोनॉमी के बेसिक कंसेप्ट होते हैं और जो कि लगभग सभी इस कंसेप्ट से अपडेट होते हैं, लेकिन हम कभी ऐसे मुद्दों के बारे में सोचते ही नहीं है। अब जैसे यहां पर आ गया द्विपक्षीय बाजारों के संदर्भ में। अब द्विपक्षीय बाजारों के बारे में आपने इकोनॉमी में हो सकता है नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है आपने जो इकोनॉमी की बुक पढ़ी होगी या जो आपने इकोनॉमी के नोट्स पढ़े होंगे उसमें द्विपक्षीय बाजारों की चर्चा नहीं हो, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि द्विपक्षीय बाजारों के बारे में आप नहीं जानते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे कंसेप्ट यूपीएससी पूछेगा जो कि आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। पहला स्टेटमेंट, एजेंटों के 2 समूह इन बाजारों में बिना किसी मध्यस्थ या मंच के एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। द्विपक्षीय बाजारों के बारे में कह रहा है कि गलत खोजना है, सही नहीं कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट रहा, आप लोग खुद भी सोचते रहिएगा, मैं बोलते जा रहा हूं। सेकंड, एजेंटों के प्रत्येक समूह के निर्णय एजेंटों के अन्य समूह के परिणामों को प्रभावित करते हैं। थर्ड, ई कॉमर्स और ऑनलाइन रिटेलिंग प्लेटफॉर्म जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियां द्विपक्षीय बाजारों को सक्षम बनाती हैं। तीसरा स्टेटमेंट, चौथा, भारत दुनिया के सबसे बड़े द्विपक्षीय बाजारों में से एक के रूप में उभर रहा है। अब ये 4 स्टेटमेंट हो गए। आप लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर, अपनी तैयारी के आधार पर इसका उत्तर भी सोच लिया होगा। अब आइए जान लेते हैं कि आपका उत्तर या आपका जो सोचना था वो किस हद तक सही है। पहली बात तो कि द्विपक्षीय बाजार होता क्या है, इसमें आप लोगों को भी डाउट नहीं होगा। द्विपक्षीय बाजार वही होता है कि 2 पक्ष जब प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से लेन देन करते हैं, जिसमें कि क्रेता और विक्रेता दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, खरीदने वाला भी निश्चित है और बेचने वाला भी निश्चित है। एक खरीदने वाला है, एक बेचने वाला है, तो ये हो गया द्विपक्षीय बाजार। ठीक है, जिसमें 2 ही पक्ष हैं। अब बात यह आती है कि द्विपक्षीय बाजार जो होते हैं उसमें उत्पादक और उपभोक्ता
सीधे आपस में बातचीत नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि इनकी ओर से इनके एजेंट आपस में बात करते हैं। द्विपक्षीय बाजारों की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि अब चूंकि किसान, सपोज करिए किसान है, शहर का कोई व्यक्ति है जो कि उसका उत्पादक उपभोक्ता है। अब किसान सीधे शहर के व्यक्ति से बातचीत नहीं कर सकता, तो किसान क्या करेगा, एक एजेंट रखेगा जिसके माध्यम से कहेगा कि भाई शहर में जाओ, पता करो कि हमारे इस प्रोडक्ट के लिए शहर में कितनी डिमांड है। शहर के किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट चाहिए था, उसने भी अपना एक एजेंट से कहा कि तुम गांव जा रहे हो, पता करो कि इसके लिए कितनी डिमांड है। तो दोनों एजेंट आपस में बातचीत कर रहे हैं कि भाई हमारे पास ये सामान है, तुम ले लो। तो ऐसा जो बाजार होता है जिसमें दो एजेंट आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, दो अन्य लोगों के लिए अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, तो एजेंटों के दो समूह इन बाजारों में मध्यस्थ के बिना नहीं बल्कि मध्यस्थ के साथ, ठीक है। तो द्विपक्षीय बाजार में हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कि द्विपक्षीय बाजार में मध्यस्थ के रूप में एजेंट भी होते हैं, ठीक है। तो अब ये एजेंट के साथ जो बात कर रहे होते हैं, इन बाजारों को क्या कहते हैं, द्विपक्षीय बाजार कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान ये रखिएगा कि द्विपक्षीय बाजार के कुछ कंसेप्ट होते हैं। पहला है कि एजेंटों के दो सेट होते हैं, जिसमें एक मध्यस्थ होता है और एक मंच के माध्यम से आपस में बातचीत करते हैं। अब वो मंच कौन सा हो सकता है, कोई भी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो गया, ये भी एक मंच हो सकता है, या फिर जैसे एपीएमसी मार्केट हो गया, यह भी एक मंच हो सकता है। कोई भी ऐसा मंच जहां पर कि दोनों ओर के लोग आकर के आपस में बैठ करके बातचीत करें, ये बाजार द्विपक्षीय बाजार कहलाता है। ध्यान ये रखना है कि ऐसे में जो निर्णय होते हैं, जैसे अगर किसान ने कृषि का उत्पादन किया और शहर के व्यक्ति को अनाज चाहिए, शहर के व्यक्ति ने निर्णय लिया कि मुझे अगले 15 दिन उपवास करना है या फिर कहीं घूमने जाना है, तो उसका यह निर्णय गांव के उस व्यक्ति के सामान के बिक्री पर प्रभाव डालेगा, चलेगा ना। अब अगर गांव का किसान बेचना चाहे तो चूंकि उसका जो उपभोक्ता था वो कहीं और घूमने चला गया है, तो ऐसे में उसका माल नहीं बिक पाएगा। या फिर यही उल्टा सोच लीजिए कि किसान ने सोचा कि अभी हमारा जो उपभोक्ता है वो कम रेट हमें दे रहा है, तो हम थोड़ा रुक करके अपना माल बेचेंगे, तो इससे क्या होगा, उपभोक्ता को अनाज की उपलब्धता घट जाएगी। तो इसमें होता क्या है कि प्रत्येक सेट के निर्णय, मतलब कि दोनों ओर के निर्णय एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और दूसरे के परिणाम को प्रभावित करते हैं। तो ये जो दो तरफा बाजार है, इसमें ये दो कंसेप्ट हो गए। वर्तमान में दो तरफा बाजार बहुत तेजी से फ्लॉरिश हो रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कारण क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन कंपनियां आ गई हैं जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर रही हैं, जिसमें कि आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, अर्बन क्लैब, जोमेटो, स्विगी, ऐसी जो कंपनियां हैं ये क्या करती हैं, ये मध्यस्थ का काम करती हैं, ये प्लेटफॉर्म के रूप में काम करती हैं, और इन प्लेटफॉर्म ने द्विपक्षीय बाजार को बड़ा कर दिया है, ठीक है। तो द्विपक्षीय बाजार का कंसेप्ट समझ गए आप। तो यहां पर बिना किसी मध्यस्थ के नहीं बल्कि मध्यस्थ के साथ एक समूह के निर्णय दूसरे समूह को प्रभावित करते हैं, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इसको और आगे मजबूत किया है बाजार को, और भारत दुनिया के सबसे बड़े द्विपक्षीय बाजारों में से एक के रूप में उभर रहा है। क्योंकि भाई हमारे यहां जनसंख्या अभी वर्तमान दुनिया में सबसे अधिक हो गई, तो हमारे यहां डिमांड तो है ही, ठीक है। तो अगर ऐसे प्रश्न इकोनॉमी के कोर कंसेप्ट से पूछे जाते हैं, और ये डेली लाइफ से जुड़े हुए प्रश्न है, इनके लिए जरूरी नहीं कि इकोनॉमी की किताब में आपको पढ़ने को मिले, ठीक है, लेकिन ये सब जो डेली लाइफ से जुड़े हुई बातें हैं, इनको सोच करके आप भी प्रश्नों का उत्तर ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे डेली लाइफ के प्रश्न आए तो आप उसके लिए तैयार जरूर हैं, उसको छोड़ करके नहीं आना है, थोड़ा सोचने पर ये बन जाते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जो सेबी है इसके द्वारा ऑफर फॉर सेल ये कंसेप्ट शुरू किया गया था, ऑफर फॉर सेल सिस्टम। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भाई ऑफर फॉर सेल क्या है, आप लोगों ने इकोनॉमी पढ़ा होगा, तो ऑफर फॉर सेल बार बार पढ़ा होगा आप लोगों ने, जब आप शेयर मार्केट पढ़ते हैं तो उसमें ऑफर फॉर सेल पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब क्या होता है ऑफर फॉर सेल, अब देखते हैं भाई आपका नॉलेज कितना है। इसमें
एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर अपने शेयर बेचकर किसी कंपनी के प्रमोटर की हिस्सेदारी को कम करना शामिल है। पहला स्टेटमेंट। सेकंड, यह सुविधा शेयर बाजार में सूचीबद्ध सभी कंपनियों के लिए उपलब्ध है। ठीक है। तीसरा, बिक्री के प्रस्ताव में कम से कम 1/4 शेयर म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनी के लिए आरक्षित होते हैं। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? अब देखिए, आप लोगों ने इनिशियल पब्लिक ऑफर पढ़ा होगा, ऑफर फॉर सेल पढ़ा होगा, मतलब शेयर बाजार के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन यह प्रश्न का उत्तर देने में क्या आप सक्षम हैं? मैं हट गया, आप लोग देख लीजिए। अगर सक्षम है तो इसका मतलब आपकी तैयारी अब अपने परिपक्व अवस्था में पहुंच गई है, और अगर सक्षम नहीं है तो इकोनॉमी में आपको अभी भी और मेहनत करने की जरूरत है। खैर, आइए हम आपको ऑफर फॉर सेल के बारे में अपडेट करते हैं। तो आप लोगों ने अपना आंसर तो खुद सोच ही लिया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। देखिए, ऑफर फॉर सेल बेसिकली होता क्या है कि जो शेयर मार्केट की, हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में जो शीर्ष 200 कंपनियां हैं, जो सबसे बड़ी 200 कंपनियां हैं, उनके जो प्रमोटर होते हैं, सिंपल भाषा में जो उनके मालिक होते हैं, अगर वो चाहते हैं कि वे अपनी कंपनी से एक बहुत बड़ा हिस्सा बेच दे, तो ऐसे में वो क्या करते हैं? ऑफर फॉर सेल का शुरुआत करते हैं। ध्यान रखना है, तो कितने जो देश के शीर्ष 200 कंपनियां हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए यह सुविधा उपलब्ध है, सबके लिए नहीं। ठीक है। क्या होता है इसमें? ये बेसिकली 2012 में पहली बार सेबी ने इसको शुरू किया था, और ये होता क्या है कि किसी कंपनी का प्रमोटर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर अपने शेयर बेचकर अपनी हिस्सेदारी कम कर लेता है, किसी को भी बेच सकता है। ठीक है। और कोई भी बोली लगा सकता है। यह सुविधा लेकिन शेयर बाजार के सिर्फ 200 कंपनियों के लिए उपलब्ध है, और यह ध्यान रखा गया है कि ऑफर फॉर सेल में कम से कम 25% शेयर म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों के लिए आरक्षित होने चाहिए। अब यहां पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि आप कंपनी के प्रमोटर हैं तो आप सीधे द्वितीयक बाजार में जाकर के और अपना शेयर नहीं बेच सकते हैं। तो क्या होगा भाई? तो आपके तरफ से कोई और दूसरा एक मीडिएटर आपका शेयर जाकर के बाजार में बेचेगा, आप नहीं बेच सकते। ऑफर फॉर सेल में आप सीधे अपने शेयर नहीं बेच सकते, बल्कि आपके तरफ से कोई मीडिएटर आएगा और वह मीडिएटर आपका शेयर बेचेगा। तो ये ऑफर फॉर सेल में एक विशेष सुविधा होती है कि आप अपने शेयर को डायरेक्ट बिक्री नहीं करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप कंपनी के प्रमोटर हैं, मालिक हैं। अगर आप शेयर बेचने लगे और लोगों में पब्लिक हो जाए ये अब शेयर बेच रहे हैं, तो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनमें भगदड़ हो जाएगी। ठीक है। कह रहे भाई कंपनी का मालिक शेयर बेच रहे हैं, मतलब कंपनी की स्थिति खराब होने वाली। तो इस भगदड़ से बचाने के लिए यह कंसेप्ट बेसिकली रखा गया है कि ऑफर फॉर सेल में आप चाहे तो आप कंपनी का शेयर बेच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रमोटर रखना होगा, वही प्रमोटर आपका शेयर बेचेगा। ठीक है। तो यहां पर ऑफर फॉर सेल से आप समझ गए हैं। अब आपके लिए एक टास्क है कि ऑफर फॉर सेल प्राइमरी मार्केट में जारी किया जाता है या सेकेंडरी मार्केट में जारी किया जाता है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है। ऑफर फॉर सेल प्राइमरी मार्केट का प्रोडक्ट है या सेकेंडरी मार्केट का, ये आपको कमेंट में बताएं। ठीक है। तो चीजें क्लियर हो गई यहां से पूरी? ठीक है। तो इसका मतलब है कि सभी कंपनियों के लिए उपलब्ध है, यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इन जलाशयों के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, मैपिंग में भी पढ़ा होगा और ऐसे भी न्यूज में भी बार बार पढ़ा होगा, क्योंकि अक्सर ये न्यूज में आते रहता है। पहला है मुल्ला पेरियार बांध। ठीक है। अब मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है आप बताएंगे। दूसरा है उकाई बांध, यह किस राज्य में है। तीसरा है अलमट्टी बांध, यह किस राज्य में है। और चौथा है गांधी सागर बांध, यह किस राज्य में है। अब आपको क्या करना है कि इनका सही युग्म पता करना है। तैयारी तो आपने की ही होगी, तो आप अपने तैयारी के अनुसार इसका आंसर बताइए कि क्या मुल्ला पेरियार केरल में है, उकाई बांध उड़ीसा में है,
अलमट्टी बांध झारखंड में है या गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है? चलिए जल्दी इसका आंसर आप लोग सोच लीजिए। ठीक है, आइए अब आपको देख लेते हैं। भाई पहला था मुल्ला पेरियार बांध। मुल्ला पेरियार बांध बेसिकली केरल में दो नदियां हैं, देखिएगा ध्यान से। केरल का जो इडुक्की जिला है, यहां पर एक नदी का नाम है मुल्लयार और दूसरी नदी का नाम है पेरियार। इन दोनों नदियों का जहां पर संगम होता है वहीं पर एक बांध बनाया गया है और उस बांध का नाम है मुल्ला पेरियार बांध। एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये ध्यान रखिएगा कि मुल्ला पेरियार बांध के बारे में स्पेशल करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। कारण क्या है कि मुल्ला पेरियार बांध की अवस्थिति कहां है? अवस्थिति केरल में है, ठीक है। लेकिन इस मुल्ला पेरियार बांध का संचालन कौन करता है? तो इसका संचालन तमिलनाडु करता है, ठीक है। तो मुल्ला पेरियार बांध पर इसका संचालन की जिम्मेदारी तमिलनाडु को है। ये अंग्रेजों के साथ ही, अंग्रेजी का जब दौर था तभी उसको, तमिलनाडु को 999 वर्ष की लीज पर दे दिया गया था, तभी से ये तमिलनाडु उसका संचालन करता है। हालांकि ये पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार बांध है कहां? केरल में, ठीक है। दूसरा आता है उकाई बांध। तो उकाई बांध आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा कि तापी नदी या कुछ लोग उसे ताप्ती नदी कहते हैं, उस नदी पर है। और यह ध्यान रखना है कि जो उकाई बांध है वह गुजरात में सरदार सरोवर बांध के बाद गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा बांध जलाशय है और इसे बल्लभ सागर भी कहा जाता है। तो गुजरात का सबसे बड़ा कौन सा है? सरदार सरोवर। अब आप लोग कमेंट में बताएंगे कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, ठीक है। तीसरा कि उत्तरी कर्नाटक में, बेसिकली कर्नाटक में जो कृष्णा नदी पर एक बांध है, उस बांध का नाम है अलमट्टी बांध। तो अलमट्टी बांध कर्नाटक में है, कृष्णा नदी पर है और इसका एक और नाम है लाल बहादुर शास्त्री बांध भी इसे कहा जाता है, ठीक है। चौथा है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है और ध्यान रखना है कि चंबल नदी पर 4 प्रमुख बांध हैं, उनमें से एक है गांधी सागर और यह बांध मध्य प्रदेश राज्य में है। मैं आप लोगों को कुछ बांध का नाम बता रहा हूं। एक तो गांधी सागर हो गया, दूसरा है जवाहर सागर, तीसरा है राणा प्रताप सागर, ठीक है। अब आपको बताना है कि जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर ये दोनों बांध किस राज्य में अवस्थित है। मैं ये बता दे रहा हूं कि ये दोनों बांध चंबल नदी पर ही है। आपको कमेंट में बताना है कि जो जवाहर सागर है, कमेंट में बताना है कि जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, ये दोनों बांध चंबल नदी पर ही है, लेकिन किस राज्य में है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से ये सारे प्रश्न हमने जान लिए। तो यहां पे उत्तर क्या हो जाएगा कि मुल्ला पेरियार बांध केरल में है। उकाई बांध कहां है? उकाई बांध अभी आप लोगों ने देखा था, उकाई बांध कहां है? तापी नदी पर, गुजरात में। तो ये उड़ीसा वाला क्या हो जाएगा? गलत। अलमट्टी बांध कहां था? कर्नाटक। और गांधी सागर बांध कहां था? मध्य प्रदेश। तो इसका मतलब पहला और चौथा तो केवल 2 युग्म सही है, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांशों पर विचार कीजिए। मैं ये स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, आप लोग इसको बताएंगे यह किस संस्था के बारे में बात की जा रही है। यह एक संसदीय समिति है जो कि सतत अर्थव्यवस्था समिति के रूप में कार्य करती है, या कभी कभी इसे सतत अर्थव्यवस्था समिति भी कहा जाता है। अब इसके बारे में है कि ये इकोनॉमी के संदर्भ में सरकार के नीतियों की आलोचना भी करती है, उसको सुझाव भी देती है और समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसका मतलब है, और यह संसद द्वारा अनुमोदित नीति के कामकाज की जांच करती है। इसका मतलब है कि इसमें राज्यसभा से एक भी सदस्य नहीं आते हैं, सारे के सारे सदस्य कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। तो ऐसी कौन सी समिति की बात इस
गद्यांश में की गई है। 4 समितियां हैं। पहला प्राक्कलन समिति, दूसरा है लोक लेखा समिति, तीसरा है सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति और चौथा है सरकारी आश्वासन पर समिति। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका खुद से अपने आंसर को सोच लेना है। आपने आंसर सोच लिया होगा। यह सब पता चलता है कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है, इसीलिए ये सब प्रश्न आपके सामने लाए जा रहे हैं। भरोसा करें आप हमारे ऊपर कि हम लोग आपको यूपीएससी के एग्जाम के लिए पूर्ण रूप से तैयार कर देंगे। अगर आप लगातार हमसे जुड़े हैं तो आप निश्चित रूप से अपने आप में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट महसूस कर रहे होंगे। आगे और भी जब हम इकोनॉमिक सर्वे और साइंस टेक के लिए स्पेशल सेक्शन लेकर के आने वाले हैं तो उसमें आपके इकोनॉमिक सर्वे के भी सभी सेक्शन और साइंस टेक के भी लगभग सभी सेक्शन को तैयार करा देंगे। ठीक है, तो ये चारों हो गई। आपने आंसर भी सोच ही लिया होगा। देखिए, बेसिकली जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें लोकसभा से 30 सदस्य लिए जाते हैं और प्राक्कलन समिति का कार्य क्या होता है कि जो सरकार की समितियों का, जो सरकार की अलग अलग विभाग हैं या मंत्रालय हैं, उनके लिए जो खर्चे निर्धारित किए जाते हैं उनका सही आकलन करना, इसीलिए इसको प्राक्कलन समिति कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ध्यान ये रखना है कि इस प्राक्कलन समिति में सभी सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। एक और ऐसी ही संसदीय समिति है, वह भी आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है और उस समिति का नाम है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। बेसिकली पब्लिक अकाउंट कमेटी और सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, इन दोनों में राज्यसभा के भी मेंबर सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, 15 और 7 का रेशियो होता है, जबकि जो प्राक्कलन समिति है इसके सभी सदस्य लोकसभा से आते हैं। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये आप कोई भी, चाहे लक्ष्मीकांत की किताब पढ़े या कोई भी पॉलिटी की किताब पढ़े, इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिख जाता है और यूपीएससी यहां से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो ये जो समिति है यह बेसिकली इकोनॉमी में देखती है कि सरकार जो सार्वजनिक व्यय कर रही है उसमें कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं की जा रही है। इसकी जांच करने के लिए समिति कार्य करती है, प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य कहां से आते हैं? सभी 30 के 30 सदस्य लोकसभा से आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है, आपने बेसिकली ये आपका क्रेडिट रेटिंग ही चल रहा है। अभी जो हम लोग जिस दौर में चल रहे हैं, आपकी क्रेडिट रेटिंग की जांच की जा रही है और इस क्रेडिट रेटिंग की जांच जब आपकी हो जाएगी तो उसका रिपोर्ट आ जाएगा एग्जाम का, जब रिजल्ट आएगा उसके साथ। प्रश्न है कि भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, इनके द्वारा प्रतिभूतियों की रेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भाई आप लोगों ने खूब सुना होगा कि भारत की या भारत की किसी कंपनी की रेटिंग इस जांच एजेंसी ने गिरा दी, इकरा ने गिरा दी। ठीक है, बहुत सारी जांच एजेंसी आपको फिंच मिल जाए, फिंच है, स्टैंडर्ड एंड पुअर है। ये सब जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, ये बेसिकली भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनकी क्रेडिट की रेटिंग करती हैं कि इनका क्रेडिट कैसा है, इनका बैलेंस शीट कैसा है, इनके जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो इनके बैलेंस शीट से कितने मैच करते हैं, आगे भविष्य कैसा है। इस आधार पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग करती हैं। अब उसी के संदर्भ में प्रश्न है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जारीकर्ता कंपनी को रेटिंग प्रदान करती है जो सुरक्षा या एक उपकरण जारी करती है। अब कहती है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जारीकर्ता कंपनी को रेटिंग प्रदान करती है, किसको? उस कंपनी को जो सुरक्षा या उपकरण जारी करती है उसके लिए क्रेडिट रेटिंग जारी करती है। पहला। सेकंड, कि प्रतिभूतियों के जीवन काल के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग की निरंतर निगरानी की जाती है। मतलब कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अगर कोई किसी कंपनी की क्रेडिट की जांच करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो जब तक उसका क्रेडिट रेटिंग के लिए जब तक एग्रीमेंट है तब तक वो लगातार उस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग की जांच करती रहेगी। ये सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड, क्रेडिट रेटिंग विभिन्न एजेंसियों द्वारा एक सामान्य मानक रेटिंग पद्धति का उपयोग करके की जाती है। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? अब थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो क्रेडिट रेटिंग दी जाती है इसमें जितने कंपनियां हैं क्रेडिट रेटिंग करने वाली, चाहे वो स्टैंडर्ड एंड पुअर हो या फिर फिंच हो या इकरा हो, ये सभी रेटिंग एजेंसियां एक ही पैमाने का उपयोग करती हैं,
एक ही स्टैंडर्ड का उपयोग करती है, एक सामान्य मानक का उपयोग करके, और फिर कंपनियों का रैंक निकालती है या कंपनियों के लिए रेटिंग देती है। तो 3 ऑप्शन हो गए। अब आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन या कौन कौन सा ऑप्शन सही है। आपने क्रेडिट रेटिंग पढ़ा होगा, और क्रेडिट रेटिंग पर यूपीएससी ने सीधे 2 साल पहले ही क्वेश्चन भी पूछा है। तो क्रेडिट रेटिंग तो जानना बहुत ही जरूरी है। इस समय वैसे भी काफी चर्चा में रहती है ये सब चीजें, तो आप लोग इसका आंसर सोच लीजिए। ठीक है, चलिए आपकी क्रेडिट रेटिंग हमने देख ली। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि आपका तैयारी किस हद तक था। चलिए देख लेते हैं। तो पहले तो कि रेटिंग होता क्या है। अब सभी जानते हैं कि जो रेटिंग होता है वो ए प्लस प्लस, ए माइनस, ट्रिपल बी प्लस, ट्रिपल बी माइनस, बी प्लस, सी प्लस, ऐसे करके रेटिंग दी जाती है। ये जो रेटिंग होता है बेसिकली वो आपकी कंपनी के स्टैंडर्ड को दिखाता है कि आपकी कंपनी अपने इकोनॉमी का किस हद तक या कितने बड़े पैमाने पर सुरक्षा मानकों का, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए कितने अच्छे सुरक्षा मानकों का उपयोग करती है। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है कि सेबी ने अनिवार्य कर दिया है, क्या अनिवार्य किया है कि प्रत्येक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसके द्वारा रेट करेगी प्रतिभूतियों के जीवन काल के दौरान ऐसी प्रतिभूतियों की रेटिंग की लगातार निगरानी करेगी। मतलब कि अगर आपने किसी कंपनी की रेटिंग कर दी है तो अब आप अगर जिम्मेदारी लिए हैं तो आपको जब तक वो कंपनी चल रही है तब तक आपको उसकी रेटिंग करती रहनी होगी। ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी रेटिंग बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो खुद से कहती है किसी रेटिंग एजेंसी से कि भाई आइए आप हमारा रेटिंग कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनका इकोनॉमिक या बैलेंस शीट अच्छा है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां अगर उसको वैलिडेट कर देंगी, मतलब उनके अच्छे रेटिंग अगर उन्हें देती हैं, तो उन्हें विदेश से निवेश प्राप्त करने में आसानी होगी। ठीक है, इसीलिए बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो खुद से ही रेटिंग एजेंसियों से अनुरोध करती हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि आप समय समय पर हमारा रेटिंग जारी किया करिए। ठीक है, और ये जो मूल्यांकन होता है, इस मूल्यांकन में सेबी की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां अपने पैमाने पर, यह ध्यान रखना है कि अलग अलग जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां होती हैं उन सब के पैमाने अलग अलग होते हैं। वो कोई पैमाना कॉमन सेट लेकर के नहीं चलती है, सब अपने अपने तरीके से कंपनियों के स्थिति का आकलन करती है। तो इस तरीके से एक सामान्य मानक वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और यह भी है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जारीकर्ता कंपनी को रेटिंग प्रदान करती हैं जो सुरक्षा या एक उपकरण जारी करती है। अब यह ध्यान रखना है कि जो सुरक्षा या एक उपकरण जारी करती है क्या मतलब है। तो यह एक फेक स्टेटमेंट है। सुरक्षा उपकरण से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कंपनी के परफॉर्मेंस से लेना देना है। और तीसरा है कि प्रतिभूतियों के जीवन काल के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा रेटिंग की निरंतर निगरानी की जाती है। स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 2020 का। तैयार होंगे आप लोग इसका आंसर करने के लिए? आइए देखते हैं कि यूपीएससी का जो क्वेश्चन होता है कभी कभी वो बहुत भयानक सा दिख रहा होता है, बड़ा डर सा लग रहा होता है पढ़, लेकिन उसके बावजूद वो सॉल्व हो सकता है अगर आप अपने मन से डर निकाल दें और थोड़ा साहस करें, थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, तो यह प्रश्न भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या है कि भारत में रासायनिक उर्वरकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में, अब जरूरी नहीं कि आपने केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ा हो तभी आप इसका आंसर करेंगे, फिर भी आंसर हो सकता है अगर आप उसके बारे में एक बेसिक समझ रखते हैं। जैसे वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। थर्ड, सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों का उप उत्पाद है। कहता है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। यूपीएससी में एक जो ट्रेंड देखा गया है, इसको आप एलिमिनेशन टेक्निक समझ सकते हैं कि जो निगेटिव स्टेटमेंट होते हैं वो मैक्सिमम टाइम में गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले में क्या है कि जो रासायनिक उर्वरकों का जो मूल्य है वो बाजार संचालित है, मतलब वो बढ़ते रहता है, बढ़ते घटते रहता है, सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है।
अगर आप लोग थोड़ा सा पढ़े होंगे तो आप सभी को पता है कि जो रासायनिक उर्वरक है, यूरिया का बाजार मूल्य सरकार तय करती है। सरकार खुद कोशिश करती है कि यूरिया का बाजार मूल्य बहुत अधिक नहीं बढ़े, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। अगर बाजार संचालित हो जाएगा तो उसका बाजार मूल्य अचानक से बहुत बढ़ जाएगा और किसानों के पास खाद की उपलब्धता सीमित हो जाएगी। इसीलिए सरकार क्या करती है कि बाजार में खुद ही खाद का बाजार मूल्य तय करती है कि बाजार मूल्य नहीं बढ़े, ताकि किसानों को सस्ते दरों पर खाद उपलब्ध हो सके। तो बाजार संचालित नहीं है, पहला स्टेटमेंट गलत। और दूसरा कि सरकार द्वारा नियंत्रित है, यह भी हो जाएगा, तो ये नहीं है, गलत हो जाएगा। तो पहले तो कि एक निगेटिव स्टेटमेंट था, इसलिए भी गलत हो गया। और दूसरा कि थोड़ी बहुत अगर आपको समझ होती तो पता चल जाता कि यह स्टेटमेंट गलत है। तो पहला अगर गलत होता है तो ये दोनों गलत हो गए। अब इन दोनों के बारे में अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तुम मान के चलिए कि फिर दोनों सही है। ठीक है, रिस्क लीजिए, थोड़ा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तो वैसे भी 52 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, तो थोड़ा स्मार्ट होकर के आप यूपीएससी के प्रश्नों को एलिमिनेट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये तो हमेशा चर्चा में रहता है, काफी डिबेटिव मुद्दा इससे बना रहता है। आप लोगों ने भी बार बार इस पर डिबेट देखे होंगे, आर्टिकल्स पढ़े होंगे। तो स्टेटमेंट है कि इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि यह अधिकार केवल धार्मिक विश्वासों की रक्षा करता है, न कि धार्मिक प्रथाओं की। अब देखिए भाई, आप लोग कितना पढ़े हुए हैं इस टॉपिक को, आप किस हद तक इसको सही कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। यह केवल धार्मिक विश्वासों की रक्षा करता है, न कि धार्मिक प्रथाओं की। और सेकंड है, यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों में भाग नहीं लेने की स्वतंत्रता देता है। आपने पढ़ा तो होगा ही दोनों स्टेटमेंट लगातार, ये आपने चाहे वो लक्ष्मीकांत पढ़ाओ या फिर कोई भी एनसीईआरटी पढ़ाओ, दोनों जगह ये स्टेटमेंट आपको मिलेगा। अब कह रहा है ऊपर के कथनों में से कौन सा सही है, आप कितना जानते हैं इसको आप लोग अपना आंसर निर्धारित कर लीजिए। ठीक है, तो पहली बात कि जो हमारा धार्मिक अधिकार है, बेसिकली हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 25 क्या कहता है कि न केवल धार्मिक विश्वास बल्कि धार्मिक प्रथाओं को भी शामिल करता है। इसके अलावा यह अधिकार सभी व्यक्ति, नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों, इसका मतलब विदेशियों के लिए भी उपलब्ध है। यह सिर्फ धार्मिक विश्वास नहीं, आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है, बल्कि धार्मिक प्रथाओं को भी मानने के लिए स्वतंत्र है। जो आपके धार्मिक प्रथाएं हैं, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, पूजा पाठ करना, जो भी आपके धार्मिक प्रथाएं हैं, जो भी, उनको भी मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ऐसा संविधान का आर्टिकल नंबर 25 आपको अधिकार है। ठीक है, फिर बाद में आर्टिकल 28 कहता है कि अगर राज्य निधि से कोई भी शैक्षणिक संस्थान, कोई भी स्कूल या फिर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको कि स्टेट फंडिंग करता है, अगर वो संचालित है और वहां पर कोई धार्मिक सभा हो रही है या कोई धार्मिक भाषण हो रहा है, तो वहां पर आपको अधिकार है, पहले तो कि सरकार द्वारा फंडित किसी भी इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में धार्मिक भाषण नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर हो रहा है तो आपको अधिकार है कि आप उस धार्मिक गोष्ठी में भाग लेने से मना कर सकते। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट था, यह सही है और पहला वाला गलत। तो क्या हो जाएगा, केवल बी सही। देखिए, खुद से जज करिए अपने आप को कि आप एग्जाम के लिए कितने तैयार हैं। मेहनत तो करना ही है, यूपीएससी इतना आसान नहीं है, लेकिन मेहनत करने वाला सफल भी जरूर होता है, यह भी निश्चित है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप ही लोगों को करना है, बहुत आसान प्रश्न है। अगर आप लोग थोड़ी बड़ी इकोनॉमिक न्यूज पढ़ते होंगे या इस बार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा तो यह आसानी से हो जाएगा। पहला है कि किस देश के साथ भारत का बड़े वस्तु व्यापार संतुलन अनुकूल है। अनुकूल का मतलब भारत किस देश के साथ व्यापार में निर्यात अधिक करता है और आयात कम करता है, ऐसा ये कुछ देश के नाम दिए गए हैं। देश है यूएसए, टर्की, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड और नेपाल। अब ये ऑप्शन है आपका, और आपको कमेंट में बताना है कि इनमें से किन देश के साथ भारत का जो ट्रेड व्यापार है वो
सरप्लस है, व्यापार अधिशेष है, व्यापार घाटा नहीं है। तो ये आप लोग कमेंट में इसको बताएंगे, फिर हम इसको आगे और इस पर चर्चा, अभी तो हालांकि इकोनॉमिक सर्वे आने ही वाला है, इकोनॉमिक सर्वे की हम पूरी एक सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें कि इकोनॉमिक सर्वे से जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको बना करके आपको अपडेट करेंगे, ठीक है। तो उसमें भी इसकी चर्चा जरूर होगी, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।